Hello students. So today we are meeting for this final session for the model of linear programming. Linear programming model, which is the most important topic covered under the subject of quantitative techniques for managers, जो कि आप MBA सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं. तो इसका ये फाइनल टॉपिक हम लोग आज देखने जा रहे हैं. वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ में भी इस टॉपिक को कवर किया सकता है अपने सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ड्यूअलिटी का एस्पेक्ट जो है, विच इज़ ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, वो आज हम लोग कवर करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी. तो क्या मतलब है ड्यूअलिटी का? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिनसे कि कुछ फेमिलियरिटी तो कम से कम आई होप अभी तक हम लोग की हो ही गई है. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इन शॉर्ट LPPs, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ड्यूअलिटी का मतलब थोड़ा सा आसानी से एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. एग्जैक्ट मीनिंग चाहे उसकी नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से हर नंबर का, एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो, हर नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक ड्यूअल प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल कि हमने कहा अगर एक नंबर x है तो 1/x इज़ दी रेसिप्रोकल, और दूसरी तरह से इसको कहें तो 1/x अगर है तो x उसका रेसिप्रोकल है. तो ज़ीरो के अलावा जिस तरह से हर नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक ड्यूअल प्रॉब्लम होती है. तो ईच लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल ऑलवेज हैव इट्स ड्यूअल. यहाँ पे ज़ीरो का भी एक्सेप्शन नहीं है. एसोसिएटेड टू एवरी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एंड वाइस वर्सा. फॉर एवरी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम देयरफॉर देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो मतलब ये बात समझने की क्या है यहाँ पर कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अगर जो हमने कोई भी हमारे पास एक LPP है, वो अगर एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसका जो ड्यूअल बनेगा वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनेगी, और जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तो उसका जो ड्यूअल बनेगा वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बनेगी. द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज नोन एज द प्राइमल. तो ओरिजिनल प्रॉब्लम, या जैसे हम ये कह दें कि जो नंबर है तो ये प्राइमल है. अब ड्यूअलिटी इतनी सिंपल नहीं है जितना कि हम 1 अपॉन करके नंबर्स के रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ये प्राइमल है तो ये उसका ड्यूअल है. तो प्राइमल जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो प्राइमल है, और उसको जब कन्वर्ट किया दूसरी प्रॉब्लम में, उसके एक अपोजिट प्रॉब्लम में एक तरह से, वो उसकी ड्यूअल है. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है तो द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज नोन एज द प्राइमल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम इज नोन एज द ड्यूअल, एंड देयरफॉर द नेम्स प्राइमल एंड ड्यूअल विल ऑलवेज बी इंटरचेंजेबल. जैसे रेसिप्रोकल की अगर हम बात कर रहे थे तो x का रेसिप्रोकल जिस तरह से 1/x है, तो उसी तरह से 1/x का रेसिप्रोकल x है. तो अगर एक LPP है, उसका उसकी दूसरी LPP हमने बनाई जो उसकी ड्यूअल है, तो जो ड्यूअल का अगर हम ड्यूअल बनाएंगे तो वही LPP ओरिजिनल हमको मिल जाएगी. तो एक LPP है, प्राइमल से हमने ड्यूअल बनाया, ड्यूअल से हम दोबारा से प्राइमल बना सकते हैं. तो अगर ड्यूअल का प्राइमल बना रहे हैं तो फिर उसको नाम उनके आपस में इंटरचेंज ऑब्वियसली हो जाएंगे. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूअलिटी. तो इस एक और पर्सपेक्टिव क्या है, ये एक तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. जैसे कि इफ़ प्राइमल इज़ फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू to maximize profits, the dual will always be from the buyer's point of view to minimize the expenses. तो सेम सिचुएशन है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक सेलर और एक बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. बायर क्या सेलर क्या चाहता है कि वो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सके. सेलर चाहता है कि जो इतना भी पैसा वो दे रहा है उसका रिटर्न मैक्सिमाइज कर सके, या इन अदर वर्ड्स जो कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ रही है वो मिनिमाइज हो सके. और दोनों में जब एक इक्विलिब्रियम रीच होगा तभी ट्रांजैक्शन होगा. ऑब्वियस बात है, अगर आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, कोई दुकानदार कह रहा है कि ये चीज़ 100 रुपये की है, आप उसको 50 रुपये में लेना चाहते हैं, तो बीच का किसी पॉइंट पे जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो सेलर और बायर दोनों के लिए वो वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक के लिए वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स हो सकता है और दूसरे के लिए वो मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं. तो ड्यूअल, इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हमने प्राइमल से ड्यूअल बनाया, दोनों को में से किसी को भी हम सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही मिलेगा. जब सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जिस प्राइस पर दोनों पहुँचे हैं, ट्रांजैक्शन तभी होगा जब वो दोनों सेम होगा. अगर सेलर कहता ही रहे कि नहीं हम 75 रुपये से एक पैसा कम नहीं लेंगे, और बायर कहता ही रहे कि हम 70 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे,
तो फिर ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो एक यानी कि दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। फिर क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन हैं। स्लैक वेरिएबल्स इन द प्राइमल और द स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स ऑफ द ड्यूअल would give the imputed values of the resources or the shadow prices। अकाउंटिंग में हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंटिंग प्राइसेस और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। तो जो स्लैक वेरिएबल्स हैं प्राइमल में, जो स्लैक वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ड्यूअल में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ड्यूअल में जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा नॉन स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं वो प्राइमल का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से दोनों में इंटरचेंजेबिलिटी रहती है। Slack variables of the primal correspond to the structural variables of the dual and vice versa। If the primal has m structural variables, इसको हम लोग और डिटेल में अभी एक प्रॉब्लम ले करके भी समझेंगे। If the primal has m structural variables and n slack variables, then the dual will contain n structural variables and m surplus variables। ये चीज़ें इंटरचेंज हो जाएंगी। Cj माइनस Zj रो प्राइमल में जो है, प्राइमल जैसे अभी हम लोगों ने जो पिछले सेशन में देखा या उसके पहले सेशन में जो देखी, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सिम्प्लेक्स मेथड की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं पहले की हुई हैं, तो उसमें जो Cj माइनस Zj रो थी, हमें सोल्यूशन वैल्यू कॉलम से हमें उस प्रॉब्लम का आंसर मिल रहा था। Cj माइनस Zj रो से जो है वो उसके ड्यूअल का आंसर मिलता है। तो Cj माइनस Zj रो जो है हमको ये तो मदद करती है जानने में कि करंट प्रॉब्लम का आंसर मिला है कि नहीं मिला है, साथ ही साथ उसी में छुपा होता है उस प्रॉब्लम के, उस प्राइमल प्रॉब्लम के ड्यूअल प्रॉब्लम का आंसर। तो Cj माइनस Zj रो ऑफ द प्राइमल गिव्स द सॉल्यूशन वैल्यूज ऑफ द ड्यूअल वेरिएबल्स। इससे फ़ायदा क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि ये एक नई चीज़ हम लोग करें क्यों, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट सीधा ये होने वाला है जो अभी हमने समझा, ऐसा एक चीज़ समझी, अभी एक चीज़ हमने जानी कि अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्राइमल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी टेबल में, उसकी सिम्प्लेक्स टेबल में ड्यूअल का आंसर छुपा हुआ है। अगर हम ड्यूअल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सिम्प्लेक्स टेबल में प्राइमल का आंसर मिल सकता है। तो इसका मतलब हुआ एक को सॉल्व करेंगे आंसर दोनों का मिलेगा। अब थोड़ा सा शायद आप लोग को पिछले सेशन से कुछ आइडिया हुआ हो, मे बी सिम्प्लेक्स मेथड तो कॉम्प्लेक्स ही लग रहा हो, लेकिन फिर भी हमने दो प्रॉब्लम सिम्प्लेक्स मेथड का यूज़ करके सॉल्व की। हमने एक प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की सॉल्व की, एक मिनिमाइजेशन की सॉल्व की। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम इन जनरल, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो होंगी उसमें हमको लेस देन और इक्वल टू टाइप के कॉन्स्टेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम जो होगी वो बिना ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के कॉन्स्टेंट्स के पूरी हो ही नहीं सकती है। तो ये कुछ रूल की तरह से हम लोग कह सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो चाहे सारे ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स तो ऐसे होंगे जो लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे, अगर हो सकता है सारे भी हों। और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी कुछ कॉन्स्टेंट्स तो ग्रेटर इक्वल टू टाइप के होंगे ही होंगे, ज़्यादातर केसेस में, कई केसेस में सारे ही होंगे ग्रेटर इक्वल टू टाइप के। अब अगेन इफ़ यू रिमेंबर, जो हम लोगों ने पहले समझा है अभी तक सिम्प्लेक्स मेथड के बारे में, तो लेस देन इक्वल टू टाइप का अगर कांस्टेंट था, लेस देन और इक्वल टू टाइप का अगर कांस्टेंट था तो वहाँ पर हम लोग स्लैक वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे। ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे और साथ ही साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी यूज़ कर रहे थे। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का कांस्टेंट होगा तो उसमें वेरिएबल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा यूज़ होगी। ज़्यादा वेरिएबल्स, ज़्यादा बड़ी टेबल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम तो होएगी ही होएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रेटर इक्वल टू टाइप का के कॉन्स्टेंट्स होंगे तो वेरिएबल ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। मतलब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर ली जाए तो मोर ऑफन देन नॉट इट विल बी ईजियर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको ड्यूअल बना लिया जाए। तो एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, एलपीपी है, उसको हमने पहले ड्यूअल में कन्वर्ट किया। इट इज़ पॉसिबल दैट द ड्यूअल इज ईजियर टू सॉल्व दैन द प्राइमल। द ड्यूअल मे बी प्रोवाइडिंग अ कंप्यूटेशनल शॉर्टकट टू द प्राइमल। और ऐसा अगर होता है तो उसको सॉल्व करके और हम उससे प्राइमल का जो आंसर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन टू द प्राइमल ऑल्सो गिव्स द सोल्यूशन टू द ड्यूअल। तो ये ड्यूअलिटी समझने के लिए ये भी ज़रूरी है। और इकोनॉमिकली जो अभी तक हम लोगों ने जो देखा सिम्प्लेक्स टेबल में, उसमें जितने हमने केवल इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो सोल्यूशन वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या हैं, लेकिन टेबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ और आ रही हैं।
तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्राइमल as well as from the perspective of dual and from the perspective of what actually the problem was about, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है या किस तरह की प्रॉब्लम है, उसमें से हम कई सारे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं. तो दिस इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग ड्यूअलिटी. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से हम लोग ड्यूअलिटी पढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू अ पर्टिकुलर एग्जांपल, और ये जानें कि किस तरीके से हम एक एलपीपी का ड्यूअल फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल लेकर के, और इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश की जिसमें हर एक आस्पेक्ट कवर हो जाए, और इसका अगर हम लोग ड्यूअल ठीक से समझ लेते हैं बनाने को, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का ड्यूअल कंप्यूट कर सकते हैं. ड्यूअलिटी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन एटलीस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग. कैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपसे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो फॉर्मुलेशन पूछा जाएगा, तो फॉर्मुलेशन छोटा होगा लेकिन मुश्किल हो सकता है, या तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने को पूछा जा सकता है, वो कंपैरेटिवली उतना लंबा तो नहीं होगा, दैट कैन बी इजी. सिंप्लेक्स मेथड में मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम मिल सकती हैं. तो सिंप्लेक्स मेथड अगर आपको करने को आ गया तो वो लंबा प्रोसेस है, उसको आपको अच्छे से आता भी हो तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है. ड्यूअलिटी में क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसका ड्यूअल बनाना है, केवल इतना कह दिया गया, यू हैव टू फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो इसका ड्यूअल बनाना है, आपको रूल्स या स्टेप्स जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, और वो क्लियर करने के लिए आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. वो अगर पता हैं तो आप आराम से ड्यूअल उसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और सिंपल भी है और कंपैरेटिवली छोटा भी प्रोसेस है. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. इसको अच्छे से अगर समझ लें तो, और क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है. तो क्या रूल्स हैं या क्या स्टेप्स हैं, इनको हम लोग समझते हुए चलते हैं. इफ़ द प्राइमल इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक एक स्टेप को, एक एक रूल को एक एक करके हमको देखना है, समझना है. प्रॉब्लम हमारी जो थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये प्रॉब्लम है, और सारे रूल्स एक एक करके 10 रूल्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे. प्राइमल अगर एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, पहले भी ये बात अभी तो वैसे की थी हम लोगों ने, तो जो ड्यूअल होगा वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी. इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया. तो ये प्रॉब्लम और इसका उल्टा भी सही होगा. तो ये क्योंकि मिनिमाइजेशन है, तो हमारा ड्यूअल जो बनेगा वो मैक्सिमाइजेशन बनेगा. फिर दूसरी चीज़ कि ड्यूअल में जितने वेरिएबल हैं, प्राइमल में कॉन्स्टेंट्स जितने थे उतने वेरिएबल होंगे. तो प्राइमल में कितने कॉन्स्टेंट्स थे? 1 कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, 3 कॉन्स्टेंट. तो इसमें हमारे 3 वेरिएबल हो जाएंगे. और उनको नाम कैसे देंगे? नाम हम ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पर अगर x1, x2, x3 था तो यहाँ पे हमने उनको नाम दे दिया y1, y2, y3, y4, y5, जितने भी अगर होंगे. फिर ड्यूअल में कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे? प्राइमल में जितने वेरिएबल थे उतने ड्यूअल में कॉन्स्टेंट हो गए. तो प्राइमल में वेरिएबल कितने थे? 1, 2, 3. तो इसलिए ड्यूअल में 3 कॉन्स्टेंट्स होंगे. तो ये चीज़ें सबसे पहले समझेंगे. और चौथा रूल जो है, द ट्रांसपोज ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द प्राइमल इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द ड्यूअल. इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, और ये भी समझ लेंगे. मैट्रिक्स से थोड़ा सा हो सकता है आपको डर लगता हो, ट्रांसपोज कैसे निकले, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल आस्पेक्ट ऑफ मैट्रिसेस. तो इसमें कोई समस्या आएगी नहीं, बहुत आसानी से करेंगे. लेकिन थोड़ा सा अभी इसको आगे चल करके देखेंगे, कुछ और रूल्स देख लें. 5th रूल, द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ड्यूअल इज द रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इन द प्राइमल. तो ड्यूअल के कॉन्स्टेंट्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं तो प्राइमल जो प्राइमल में अगर ग्रेटर इक्वल टू है तो ड्यूअल जो है वो लेस देन इक्वल टू टाइप का हो जाएगा. इस तरह से होगा. इसको भी थोड़ा सा अभी आगे समझते हैं. ऑल कॉन्स्टेंट्स विल बी ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप, ये लेकिन है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है. इफ़ द kth, अब ये समझने की 6th और 7th रूल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है. इफ़ द kth प्राइमल कॉन्स्टेंट इज इक्वालिटी, तो हम देख रहे हैं कि 3 कॉन्स्टेंट्स में से जो पहला वाला है वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी टाइप का है यहाँ पे. तो उससे होगा क्या? इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल बनाएंगे इट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. ये जो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा समझना ज़रूरी है. हर वेरिएबल के लिए, ये पहले मैं बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ बार बार, मैं आई हैव रिटरेटेड अपॉन दिस, क्या कि ऑल दी वेरिएबल्स
in operations research and specifically in LPP also will always be greater than or equal to 0. greater than equal to 0 का मतलब हो गया कि they will be नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया कि हमने उनके साइन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. तो ये रिस्ट्रिक्शन अगर हमने लगाया हुआ है, ये जब भी हम लिखते हैं x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, जब भी ये लिखा जाता है तो इसका मतलब है, ये कहा जा रहा है कि ये वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके साइन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. लेकिन इस प्रॉब्लम में जो थर्ड वेरिएबल है x3, उसके साइन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकता है. सच कंडीशंस मे बी पॉसिबल रेयरली इन ऑपरेशंस रिसर्च. तो अगर kth प्राइमल कांस्टेंट जो है, यानी कि पहला कांस्टेंट जो है वो है इक्वलिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल बनाएंगे वो होगा हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. तो इसलिए जो इसके हमने जो 3 वेरिएबल बनाए, पहले के करस्पॉन्डिंग हमने y1 बनाया, दूसरे के करस्पॉन्डिंग हमने y2 बनाया और तीसरे के करस्पॉन्डिंग हमने y3 बनाया. तो y1 जो है इट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, y2 एंड y3 विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0. ये हमको इससे मिल रहा है. 7th पॉइंट इसी तरह से उसका अपोजिट है. इसमें रूल्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझ लें कि एक रूल है तो उससे इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा भी लॉजिकली अपने आप आ जाता है. तो उसी को उल्टा कर दिया गया है. इफ़ द ith प्राइमल वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है प्राइमल में, जैसे कि यहाँ पर x3 है, x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्यूअल कॉन्स्टेंट बन रहा है वो उसी की तरह से इक्वलिटी हो जाएगा. जैसे यहाँ पर था, यहाँ जो 6th वाले में जो है उसका उल्टा कह दिया गया. तो थर्ड वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो थर्ड कांस्टेंट विल बी इक्वलिटी. ये एक चीज़ और हमको मिल गई. जो भी चीज़ें हमें मिलता जा रहा है प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो हम लोग एक तरफ लिखते जा रहे हैं. नेक्स्ट रूल, इफ द प्राइमल इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन बिफोर फॉर्मुलेटिंग, ये पहले ही हमको काम करना है एक्चुअली, देन बिफोर फॉर्मुलेटिंग द ड्यूअल ऑल द कांस्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन इक्वल टू टाइप. सबको कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इक्वल वाले को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं आप, बाकियों को देखना पड़ेगा. और यही काम इसका उल्टा करेंगे, जो कि इस प्रॉब्लम पे एक्चुअली लागू होगी बात. प्राइमल अगर मिनिमाइजेशन है तो सबसे पहले हम सारे कांस्टेंट्स को ग्रेटर इक्वल टाइप में कन्वर्ट करेंगे. तो सेकंड कांस्टेंट हमारा जो था वो लेस देन इक्वल टू टाइप का था, हमने उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो ग्रेटर इक्वल टू टाइप कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया. अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए मैंने अभी जो ट्रांसपोज वाला जो था, वो हमने मैट्रिक्स वाला जो था काम था, वो अभी नहीं किया था. अब ये हमको जो तीनों कांस्टेंट्स मिले हैं, इसकी हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहे हैं. ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन कांस्टेंट्स की. कैसे बनी? x1 का जो कोएफिशिएंट है 1 -3 देन 4, तो 1 -3 -4, केवल तीनों कांस्टेंट्स में से जो कोएफिशिएंट्स हैं वो उठा के यहाँ पे हम रख रहे हैं. तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई. देन -1 एंड 2 एंड 0, x3 यहाँ पर है नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो -1 2 एंड 0. और तीसरा हो गया x1 नहीं है तो 0 हो गया, 0 1 एंड -1, 0 2 है, 2 एंड -1. ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई. तो ये प्राइमल के कांस्टेंट्स की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया. ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ कि जो रोज है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कॉलम्स है उनको रोज में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं. दिस सिंपल मीन्स ट्रांसपोजिशन. तो 1 -3 4, 1 -3 4 जो पहली रो थी उसको यहाँ पे हमने पहला कॉलम बना दिया 1 -3 4. फिर जो दूसरी रो है -1 2 0, उसको दूसरा कॉलम बना दिया -1 2 0. और जो तीसरी रो है 0 2 -1, उसको तीसरा कॉलम बना दिया 0 2 -1. अब इसके आगे ही हम लोग y1 y2 y3 लिखते चले जाएंगे. ये हो गया y1 1 y1 -1 y2 -0 +0 y3. फिर अगेन इसमें भी y1 y2 y3, y1 y2 y3, और ये बन गई हमारे तीनों कांस्टेंट्स का लेफ्ट हैंड साइड बन गया. जो ड्यूअल के कांस्टेंट्स होंगे उनका लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? तो ये प्रॉब्लम हमारी बन के आ गई. देखिए ये चीज़ मिल गई हमको कोएफिशिएंट्स से. ये कोएफिशिएंट्स हमको मिल गए 1 -1 0, तो 1 -1 y3 नहीं है. -3 2 2, तो -3 2 2, 4 0 -1 4 y2 नहीं है, -1. ये मिल गया.
नेक्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्राइमल, प्राइमल के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स हैं क्या हैं? 1 1 1, दे बिकम द RHS कॉन्स्टेंट्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, ये तीनों 1 यहां आ जाएंगे, 1 1 1 ये आ गया। एंड द RHS कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्राइमल, यहाँ के जो कॉन्स्टेंट्स हैं 5 -3 4, ये पहुँच कहाँ जाएंगे? दे बिकम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द ड्यूअल, ये यहाँ आ गए 5 -3 4। और इतना करने से हमारी प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गई, कम से कम एक पार्ट तो हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ रह गई, 10th रूल जो है उस पर अभी आते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बना डाली। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5y1 - 3y2 + 4y3, कहाँ से आया? यहाँ से 5 आया, यहाँ से -3 आया, यहाँ से 4 आया। फिर जो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया हमने यहाँ पर, वो सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आ गए। 1 - 1 0, तो 1 - 1 0, -3 2 2, -3 2 2, 4 0 - 1 4 0, y2 नहीं है, -1 ये आ गया। और यहाँ जो 1x1 1x2 1x3 है वो यहाँ आ गया 1 1 1, इतना हो गया। वेरिएबल्स सारे होने चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हमने y2 और y3 को लिखा, y1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन y, क्योंकि पहला कांस्टेंट जो था प्राइमल का वो इक्वलिटी था, इसलिए y1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये रूल हम लोगों ने देखा था। फिर एक और जो चीज़ है, क्योंकि थर्ड वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन द प्राइमल, तो इसलिए थर्ड कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम बना रहे हैं ड्यूअल का वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी हो गया। इस तरीके से इतनी चीज़ तो हो गई, और बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम का, इस प्राइमल का जो ड्यूअल है उसका स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया। इसमें एक छोटी सी चीज़ लेकिन रह जाती है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द रूल यू कैन से, जो कि हम लोग बार बार बात जिसके बारे में कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल OR में या लीनियर प्रोग्रामिंग में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कोई वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता है। और ये जो अभी हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की है, इसमें हम देख रहे हैं y2 और y3 तो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन y1 वी आर राइटिंग इट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, लिखना भी पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम थी ही ऐसी, प्राइमल जो था वो ऐसा था ही कि उसको आपको लिखना पड़ा। लेकिन इसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो तरीका क्या है? तरीका है रूल नंबर 10, इफ़ अ वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन it can be written as the difference between two non-negative variables. If a variable is unrestricted in sign, जैसा कि यहाँ पे y1 था, और ये ध्यान रहे प्रॉब्लम्स ऐसी भी हमको मिल सकती हैं, वैसे तो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ज़्यादा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल मिल जाए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाए। तो जितने भी होंगे हर वेरिएबल को कोई भी, वो तो एक नंबर है ना, वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू, हमें वैल्यू पता नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है या ज़ीरो है। तो एनी वेरिएबल इन विच इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन इट कैन बी रिटन एज द डिफरेंस बिटवीन टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल था हमारा y1 जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन था, तो हमने कहा लेट y1 इज इक्वल टू y11 माइनस y12, लेट y1 बी इक्वल टू y11 एंड y माइनस y12। y1 के साइन के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, हमें y1 नहीं मालूम है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि y1 और y11 और y12 ये दोनों जो हैं दीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। तो जो वेरिएबल प्रॉब्लम कर रहा था, जो वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता था, उस वेरिएबल को ही हमने रिप्लेस कर दिया दो दूसरे पॉजिटिव वेरिएबल्स से। नो y1 इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन y11 एंड y12। अब y11 y12 ये दोनों तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो y1 ज़ीरो हो जाएगा,
अगर y11 y12 से बड़ा होगा तो y1 पॉजिटिव हो जाएगा, अगर y11 y12 से छोटा होगा तो y1 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इफ y11 इज इक्वल टू y12, तो इससे क्या मिलेगा हमको? इससे मिलेगा हमको y1 जो है वो 0 मिलेगा। अगर y11 इफ y11 इज ग्रेटर देन y12, तो इस केस में y1 हमको ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर y11 लेस देन y12 है तो हमको y1 जो है वो लेस देन 0 मिल जाएगा। तो जो y1 के ऊपर जो साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं था वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया। y1 के ऊपर साइन का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और जो OR का की एक रिक्वायरमेंट है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक रिक्वायरमेंट है कि नो वेरिएबल कैन बी नेगेटिव, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा हो गया। तो हमने y1 की जगह हम ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पर भी कोई भी एक भी अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो उस प्रॉब्लम में हम हमेशा ये काम करेंगे, क्या करेंगे कि जितने भी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन वेरिएबल्स हैं, all of them will be expressed as the difference of two new non-negative variables। दो नए non-negative variables का यूज़ ऐसे हम लोग करेंगे। तो हमने अब क्या किया, इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में हर जगह पर जहाँ पर भी y1 था, जहाँ पर भी y1 यूज़ हो रहा था, पूरे सारे y1 की जगह पर हमने लिख दिया y11 माइनस y12, because we are assuming that y1 is the difference between y11 and y12। तो ये हम हर जगह लिख देंगे और इस तरह से करने पर जो हमको ड्यूअल मिल रही है, ड्यूअल इसका मिल रहा, जो मॉडिफाइड ड्यूअल, जो फाइनल आंसर इसका मतलब होगा, जो फाइनल आंसर जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, यहाँ पर था हमारे पास 5y1, 5y1 था, तो 5y1 की जगह हो गया 5y11 माइनस 5y12, आई एम सॉरी, दिस इज y12, तो 5y11 माइनस 5y12 माइनस 3y2 प्लस 4y3। y2 और y3 तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है नॉन नेगेटिविटी वाला वो फॉलो कर ही रहे हैं, तो उनको एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो एज इट इज़ रहेंगे। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स जो हैं उन कॉन्स्टेंट्स में भी इसी तरीके से हम लोग जहाँ भी y1 था, y1 की जगह हमने y11 माइनस y12 लिख दिया। तो पहला कॉन्स्टेंट जो हमारा था वो था y1 माइनस y2 लेस देन और इक्वल टू 1, y1 माइनस y2 लेस देन और इक्वल टू 1। तो y1 को की जगह हमने रखा, y1 की जगह हमने रखा y11 माइनस y12, तो कांस्टेंट बन गया हमारा y11 माइनस y12 माइनस y2 वैसे ही रहेगा लेस देन और इक्वल टू 1, फर्स्ट कांस्टेंट। फिर दूसरा कांस्टेंट जो हमारा था, सेकंड कांस्टेंट जो था वो था माइनस 3y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन और इक्वल टू 1, ये था हमारा दूसरा कांस्टेंट। तो दूसरे कांस्टेंट भी में भी उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, उसी तरीके से दूसरे कांस्टेंट में भी y1 जहाँ पे भी था, y1 की जगह हमने y11 माइनस y12 रख दिया, y11 माइनस y12 रख दिया। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे एक्चुअली तो ये हो जाएगा माइनस 3y11 प्लस 3y12, तो यहाँ से भी y1 खत्म हो गया, माइनस 3y11 प्लस 3y12 प्लस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन और इक्वल टू 1, ये मिल गया हमें सेकेंड कांस्टेंट। y11 यहाँ से भी y1 सॉरी हमने यहाँ से भी हटा दिया। और तीसरा कांस्टेंट जो हमारा है वो था हमारा 4y1 था, तो 4y1 की जगह जब y1 की जगह हमने रख दिया अगेन y11 माइनस y12, तो ये कांस्टेंट हमारा बन गया 4y1 माइनस 4y12 माइनस y3 इज इक्वल टू 1। और सारे कांस्टेंट जो अब हैं उनको हमने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा y1 जो प्रॉब्लम कर रहा था वो खत्म हो गया यहाँ से। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी, और ड्यूअलिटी इस तरह से हम लोग ड्यूअल फॉर्मुलेट करते हैं।
This completes linear programming. In the next session, we will be starting with the next model of transportation. Thank you.